गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन मंच पर। आज जो हमारी चर्चा का बिंदु होने वाला है वो है सूजस जो है मार्च और अप्रैल का एक कॉम्पोजिट जो एडिशन आया था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है महंगाई राहत कैंप के बारे में है। महंगाई राहत कैंप के बारे में हमारी पहली योजना है। ठीक है, इसके बारे में हमें बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये महंगाई राहत जो कैंप हैं, ठीक है, या महंगाई राहत योजना जो है उसमें कितनी योजना शामिल की गई है। पहली बात पता होनी चाहिए कि इस महंगाई राहत कैंप में कितनी योजनाओं को हम कवर कर रहे हैं। तो हमें ये पता है, जानकारी तो है, इसमें 10 योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। कितनी? 10 योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो महंगाई राहत कैंप है इसकी शुरुआत है वो 24 अप्रैल से हुई है और कब तक चलेगा, तो ये 30 जून तक चलेगा। ठीक है, तो अपन को 2 पॉइंट पता चल गए। एक तो जो महंगाई राहत कैंप है उसमें 10 योजनाओं को कवरेज मिल रहा है और साथ ही इस महंगाई राहत कैंप की जो शुरुआत मानी जा रही है वो 24 अप्रैल से हो रही है और 24 अप्रैल से कब तक हो चलेगा, ये 30 जून तक चलेगा। दोनों तारीखों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब में ये पूछा जाएगा। साथ ही इसका जो शुभारंभ है ये तो भाई साहब आपको हर एग्जाम के लिए पता ही होना चाहिए। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो सांगानेर जयपुर से हुआ है। ठीक है, तो शुभारंभ सांगानेर जयपुर से हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हमें महत्वपूर्ण रूप से इसमें ये देखना है कि वो 10 योजना कौन कौन सी हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको दिखता होगा और मैं जूम करना चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, तो आप देख लीजिए। जिसमें पहली योजना है वो मुख्यमंत्री जो गैस सिलेंडर योजना है वो इसमें शामिल की गई है। ठीक है, उसके अलावा 2 योजना जो इसमें है निःशुल्क बिजली की है, एक घरेलू बिजली और एक जो कृषक है, खेती करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बिजली माफी योजना है। अब यहाँ हमें बेसिक जानकारी ये पता होनी चाहिए कि जो निःशुल्क बिजली योजना है, ठीक है, उसमें पहले जो है 50 वाट तक निःशुल्क बिजली दी जाती थी। ठीक है, लेकिन हम अगर वर्तमान की बात करें, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है उसमें वर्तमान की अगर बात करें तो ये कितनी है? 100 यूनिट। पहले ये जो थी वो 50 यूनिट तक फ्री थी। 50 यूनिट जो फ्री थी पहले ये, ठीक है, अब ये कितनी कर दी गई है? 100 यूनिट कर दी गई है। वहीं हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कृषक के लिए बिजली माफी योजना है वो आपको 2000 यूनिट तक है। ये मैं महंगाई राहत कैंप से रिलेटेड पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने कवर किया है। तो आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको महंगाई राहत कैंप की 10 योजना है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो चौथी योजना है, ठीक है, वो कौन सी हो रही है? तो चौथी योजना है इसमें वो है मुख्यमंत्री जो निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। उसके अलावा जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है
अब नरेगा के बारे में आपको अगर ये नहीं पता है ना, क्या नहीं पता है, जैसे नरेगा का जो एक्ट है, ठीक है, नरेगा का जो एक्ट है वो कब आया, नरेगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता होना चाहिए। एक्ट आया था 2005 में, योजना लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 से, ठीक है। उसके अलावा संपूर्ण भारत में, अगर इसको डेट पूछे आपको कि संपूर्ण भारत में इस योजना के जो लागू होने की तारीख है वो क्या है, तो वो आपको बतानी है 1 अप्रैल 2008। वहीं आपसे अगर ये भी पूछ ले कि जो नरेगा स्कीम्स हैं उसका नाम महात्मा गांधी, ठीक है, एमजी नरेगा कब हो गया, ये कब हुआ इसका नाम, तो ये 2 अक्टूबर 2009 को हो गया। तो इतनी सारी जानकारी भी आपको नरेगा के बारे में पता होनी चाहिए। एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होता है इस क्वेश्चन का, इन टाइप्स के क्वेश्चन का, तो आपको ध्यान रखना है और अपनी नजरें गड़ाई रखनी है, तो इनके बारे में तो पता ही रखना है। और हमारा जो मुख्य बिंदु है, हम उस बिंदु से नहीं भटकना चाहते, इसीलिए बेसिक जानकारी देते हुए बहुत कम जानकारी, लेकिन एग्जाम के ओरिएंटेशन से वो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो हम अभी तक जो महंगाई राहत कैंप है उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया था, और सबसे पहले हमने उस योजना की शुरुआत देखी थी। तो शुरुआत की डेट क्या थी, आप सबको पता है, 24 अप्रैल। कब से कब तक चलेगा ये, 30 जून तक चलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि इस योजना की शुरुआत किस जगह से हुई है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस योजना की जो शुरुआत है वो सांगानेर जयपुर से हुई है, ठीक है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इस महंगाई राहत कैंप में क्या है, 10 योजना सम्मिलित है, ठीक है। और आपसे कोई ये भी पूछ रही है ना, ये भी अगर पूछ रहे कि महंगाई राहत कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उन्हें मिशन मोड पर लागू करना। यानी देखो, ये महंगाई राहत कैंप जो है वो कुछ उस तरह है जिससे प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग थे, उन्हीं की तर्ज पर इन्हें भी लागू किया जा रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम क्या करें, जो जनता है, ठीक है, एक गुड गवर्नेंस का एक मॉडल होता है, गुड गवर्नेंस का मॉडल होता है। उस मॉडल का अर्थ यही है कि जो सरकार है या राज्य जो है वो कितने जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम किस प्रकार टेकल करते हैं, या राज्य किस प्रकार उसको, उसका दायित्व को निर्वहन करता है, उसे कहते हैं गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस में क्या होता है कि बेहतर रूप से नीतियों का क्रियान्वयन, और राज्य जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है अच्छे तरीके से। तो उसी काम को करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि सभी प्रकार के जो विभाग है उनको एक जगह बुला के जनता को राहत प्रदान कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड करवा रही है, तो ये जनता को राहत मिलती है और सभी प्रकार के जो विवाद होते हैं, मसले होते हैं, उनका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और महंगाई राहत कैंप में जो सरकार की योजना है महत्वपूर्ण, उनका लाभ एक जगह मिल जाएगा उनको, ठीक है। और जितनी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या जो भी करना होगा वो एक जगह हो जाएगा। तो कहेंगे गुड गवर्नेंस का मॉडल है और इसे मिशन मोड पर लागू करना, और साथ ही सरकार की योजना जो है जितने भी, उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए इसका, ठीक है, संचालन किया जा रहा है। तो हमें इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब हमें देखना था अंतिम रूप से कि जो ये है महंगाई राहत कैंप, उनमें हम अभी तक मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, निःशुल्क बिजली घरेलू वाली योजना, और उसके अलावा कृषक के लिए जो बिजली माफी योजना वो देख चुके हैं। फिर अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, फिर नरेगा योजना है, फिर इंदिरा गांधी जो शहरी गारंटी योजना है। तो आपको पता होगा इस योजना की जो शुरुआत
की डेट है वो 9 सितंबर 2022 है और ये कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, तो ये भी बताना चाहिए। खानिया की बावड़ी है, खानिया की बावड़ी, और ये खानिया की बावड़ी कहाँ है, तो ये जयपुर में है, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम्स हैं, कौन सी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम। अब यहाँ पे सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन स्कीम है, इसकी डेट तो सूजस ने भी नहीं दे रखी है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नहीं दे रखी है, तो हमें भी ध्यान नहीं रखनी है। लेकिन हमें इन 8th और 9th जो योजना है इसकी दोनों की डेट याद रखनी है। दोनों में सिंपल चीजें जो है डेट याद रखने के लिए हमें तरीका, यहाँ पे सबको डेट पता होगी। जैसे मुझे लगता है राजस्थान के जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उनको डेट पता है, मान के चल रहा हूं। 2021 1 मई 2021 को स्वास्थ्य बीमा आया था और फिर दुर्घटना बीमा 1 मई 2022 को आई, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अंतिम रूप से एक नई योजना है कामधेनु बीमा योजना, ये 10वीं योजना है कामधेनु बीमा योजना, जिसके तहत हमें पता है, क्या पता है कि इसमें 2 पशुओं को कवरेज मिल रहा है और प्रति पशु 40,000 का बीमा होगा। तो यह योजना यहाँ मैंने आपको शॉर्ट और सिंपल और वे में आपको कवर करवा दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये है कि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर से वापस इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात वो है, ये है कि कोई भी जो योजना होती है सरकार की, कोई भी योजना जो होती है वो प्रारंभ में लागू होती है, वो डेट तो हमें ध्यान रखनी है, एग्जामिनर पूछेगा तो वही डेट डालनी है अपन को। लेकिन क्या होता है कि जनरली इस एक बजट जो होता है, किसी भी योजना का जो बजट होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो फिर उस योजना की न्यू डेट आ जाती है, नई तारीख आ जाती है, तो वो नई तारीख भी याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो नई तारीख इसलिए याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में नहीं आया तो भैया आपको फिर ये तारीख भरनी पड़ेगी वहां पे, तो इसके लिए भी आपको अटेंटिव रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कुछ नई तारीखें मिली हैं, उन तारीखों को भी हमें देखना है। तो जो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है, ये 500 रुपए में सिलेंडर जो मिलने वाला है, कितने में मिलने वाला है, 500 में, आप सभी को पता है 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। और योजना की जो प्रारंभ की तारीख है वो देख लीजिए 1 अप्रैल 2023। और इसमें इन सारी योजनाओं में आप देख लीजिए सिर्फ एकमात्र ऐसी योजना है जिसकी डेट अप्रैल महीने वाली डेट है और 1 तारीख है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे 1 अप्रैल 2023, ठीक है, योजना की प्रारंभ की तिथि है और वो गैस सिलेंडर से रिलेटेड है, इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। अब देखो, जो बिजली से रिलेटेड दोनों योजना है उनकी डेट सेम है, 1 मई, याद रख लेंगे। कोई इसमें कंफ्यूजन का तरीका नहीं आपको कोई ट्रिक्स की जरूरत है यहाँ पे, नहीं मैं ट्रिक्स को बताने वाला हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिलेंडर वाली अप्रैल में शुरू हुई है, फिर मई में शुरू हो रही है बिजली वाली, बस इतना याद, ऐसे याद रख लीजिए रैंडम। जो फूड पैकेट है वो 25 मई को शुरू हो रही है, फूड पैकेट 25 मई को शुरू हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा 1 मई को एक और योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। फिर उसके अलावा 2 योजना है जो मार्च में शुरू हो रही है, 30 मार्च को ही, 30 मार्च 2023 को वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा है। तो आप याद रखने का तरीका बताइए, मैं बताता हूँ तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मार्च लिखते हैं, मार्च का महीना होगा एक, ठीक है, और फिर अप्रैल और फिर मई, ठीक है। अब आपको मार्च में 30 तारीख याद रखनी है, ठीक है। तो इस 30 मार्च को हम कौन सी योजना लागू कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात, 30 मार्च को हम स्वास्थ्य रिलेटेड लागू कर रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा,
तो स्वास्थ्य बीमा भी हो गया और स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा भी हो गया। तो स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी है वो 30 मार्च को लागू हो रही है। उसके अलावा आप अप्रैल महीने को उठा लीजिए। तो अप्रैल में मैंने आपको बताया था एक ही चीज है, अप्रैल में कौन सी है, तो गैस सिलेंडर ही है। और 1 अप्रैल 2023 को जो सिलेंडर है, ठीक है। उसके अलावा मई को तो 1 मई 3 योजना शुरू हो रही है। अब 3 योजना कौन सी है, तो एक तो आपको पता है पेंशन वाली है, ठीक है। उसके अलावा बिजली से रिलेटेड जो योजना है, ठीक है, वो इसमें हो जाएगी। तो बिजली वाली जो भी योजना है, दोनों घरेलू और कृषक बिजली माफी। आई होप आपको चीजें इजी वे में समझ में आती होगी और कोई कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं है। आप सिंपल सा याद रखना, सिलेंडर वाली अप्रैल महीने में है और एकमात्र योजना है। उसके अलावा आप मई को याद रखना, मई में 3 योजना है और 3 में है पेंशन और बिजली, ठीक है भैया। सिंपल से याद रख लीजिए। देखो, एक घर जो होता है, परिवार को चलाने के लिए 2 चीजें हैं, ठीक है। एक तो लाइट बिल का कनेक्शन होना चाहिए, तो रात को रोटी बना पाओगे आप, ठीक है, खाना बना पाओगे, अंधेरे में कुछ काम नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज है, आपको वो खाना बनाना है लेकिन उसके लिए भी एसेंशियल चीज है, वो है पैसा। और पैसे से आप क्या लाओगे, सामान लाओगे, एसेंशियल चीज लाओगे, ठीक है। तो वो भी योजना जो हो जाएगी 1 मई वाली हो जाएगी। यानी आपको याद रखना, सिर्फ खाना बनाना है, पैसा जरूरत है, पेंशन मिलेगी और साथ ही बिजली की भी जरूरत है। तो बिजली, पेंशन, ये जो है मई महीने में है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और अप्रैल में तो एक ही है सिलेंडर जो मिल रहे हैं, वो सिलेंडर वाली अप्रैल में है। और उसके अलावा मार्च में याद रख लीजिए कि 30 मार्च को जो है वो स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना 2 योजना है यहाँ पे, ठीक है। 2 योजना जो है वो इसमें शामिल की गई है। अब एक जो एक्स्ट्रा है, एडवांस जो है, वो कौन सी है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 25 मई को अन्नपूर्णा फूड पैकेट, और इसको भी याद रखने का सामान्य तरीका है। मैंने आपको बताया कि जैसे खाना बनाना पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पेंशन मिल रही है, ठीक है। और फिर लाइट की जरूरत पड़ेगी तो घरेलू बिजली हो गई, बिजली माफी वाली भी महीने होगी। एक मई वाली याद रख लीजिए और एक 25 मई की याद रख लीजिए। 25 मई में तो कौन सी योजना हो गई कि भैया अब आपको ये पेंशन का पैसा ये इस खाने पीने का सामान लेने में आप खर्च मत करो, ये आपके दूसरे जरूरतों के लिए करना, आपको हम फूड भी दे रहे हैं, फूड पैकेट भी दे देंगे। तो फूड पैकेट वाली योजना भी मंथ कौन सा हो जाएगा, मई हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की है। अब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, सबसे पहला पॉइंट तो जालाना जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। दूसरी चीज कि इसका जो निर्माण हुआ है वो दिल्ली का जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, दिल्ली का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, उसकी तर्ज पर हुआ है, ठीक है। 2-4 बातें हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम के रिलेवेंस में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। तो इतना ही पूछेगा वो कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वो कहाँ पर है, तो आप बता देंगे जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जो है वो है स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022। स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 जो आई है, उसमें राजस्थान की रैंक पूछेगा आपको। राजस्थान की रैंक कौन सी है, तो आपको बतानी है राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी है। तो पहले 15 थी, अब 3 हो गई है, तो 3rd रैंक पे आ गया राजस्थान। तो राजस्थान का जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छा है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान जो है स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, आवास की जो श्रेणी है, ठीक है,
स्वास्थ्य हो गया, भले ही न्याय में हो गया, सुरक्षा में हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, या फिर आवास की जो श्रेणियां हैं उनमें सब जगह ये प्रथम स्थान पर है। और इसी के तर्ज पर स्कोच ऑफ स्टेट जो गवर्नेंस रिपोर्ट है, यानी सरकार अपना जो गवर्नेंस, मैंने बताया था ना, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए, यानी किस प्रकार एक स्टेट को मोटिवेट किया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार की रैंकिंग निकाली जाती है। ये केंद्र की रैंकिंग है, और इसमें क्या होता है कि स्टेट को रैंकिंग मिलती है। तो राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है ये अभी, तो 3rd नंबर पे है राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, ये सब सूरज का जो मार्च और अप्रैल का एडिशन आया उसमें है, और ज्यादा हम इसको सूरज का जो मार्च और अप्रैल का जो एडिशन है वो 60 पेज का है, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा डीप चीजें लिखी हुई है और कंटेंट बहुत सारा है। तो हम इसे 2 लेक्चर में कवर करेंगे, कोई बात नहीं, 2 लेक्चर में आवाज कवर करेंगे, और क्लासेस थोड़ी छोटी रखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप इसको देख लीजिएगा। श्री गुरु नानक देव जो कल्याण सिख कल्याण बोर्ड है, सिखों के कल्याण से रिलेटेड एक बोर्ड बनाया गया है हाल ही में, ठीक है। जो गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड है, गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना हाल ही में की गई है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो सिख है वो सिख माइनॉरिटी है, यानी अल्पसंख्यक है, तो उस अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण देने के लिए, या फिर अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, या उनके विकास के लिए, हम कहते हैं डेवलपमेंट के लिए कुछ भी काम करना होगा, तो एक बोर्ड बना दिया सरकार ने। तो अब इस बोर्ड में जो बोर्ड की फ्रेमिंग होगी, ये बोर्ड बनेगा, तो इस बोर्ड में क्या क्या शामिल होगा, कौन कौन शामिल होगा, तो वो हमें ध्यान रखना। तो इस बोर्ड में टोटल मेंबर होंगे, वो होंगे 7, और 7 में हम बात करें तो एक अध्यक्ष होगा, और उपाध्यक्ष होगा, और 5 सदस्य होंगे, ठीक है। ये आपको बात समझ में आती होगी। और जो ये 7 मेंबर हैं, ठीक है, ये जो 7 मेंबर हैं ये सरकार से रिलेटेड नहीं होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सरकारी नहीं होंगे, ये क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे। ये गैर सरकारी होने हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो वो अगर आपको 2-4 ऑप्शन सही करवाने के लिए बोलेगा, ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ध्यान रखना। अब आपको पता है कि आप वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में आप क्या हो, एस्पायरेंट हो, ठीक है, और एक दिन आप क्या कर बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, ठीक है। अब इसके बीच का दौर होता है, फॉर्म भरना पड़ता है आपको। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता था। अब उस फॉर्म की फीस लगती थी, सरकार ने उस फीस को फ्री कर दिया है, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। अब ये फ्री करने के लिए सरकार ने तो फ्री कर दिया, अब सरकार ने एक इसमें कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये डाल दी कि जो क्रीमिलेयर हैं, ठीक है, या सामान्य पिछड़ा वर्ग हैं, सामान्य और अति पिछड़ा वर्ग और प्लस क्रीमिलेयर, यानी क्रीमिलेयर का मतलब क्या होता है, क्रीमिलेयर का मतलब होता है कि आपकी जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख से ऊपर है ना, यहाँ पे, ठीक है, पारिवारिक आय 8 लाख से ऊपर होती है, और ये 8 लाख वार्षिक रूप से होती है, तो आप क्रीमिलेयर के उस क्राइटेरिया में आते हो। तो यहां हमें बात समझनी है कि अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है तो उनको तो एक बार ओटीआर भरना पड़ेगा, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। ओटीआर आपको पता है क्या होता है,
वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और उसके लिए एक फीस लगेगी, वो है 600 रुपये। लेकिन जो क्रिमिनल नहीं है और सामान्य पिछड़े हैं और अति पिछड़े हैं, ठीक है, और अन्य सभी वर्ग हैं, उनको यहाँ पे 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो दो कैटेगरी बन गई, दो कैटेगरी बन गई, एक तो 400 वाले और एक 600 वाले। तो 600 रुपये देने हैं जो क्रिमिनल है और 400 देने हैं उसको जो नॉन क्रिमिनल है। तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है कि जो किसान है, ठीक है, हम बोलते हैं कि जो किसान है वो हमारा अन्नदाता है, वो हमारे लिए भगवान के स्वरूप में है, ठीक है। तो किसानों की उन्नति के लिए सरकार ने 592 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं अभी, ठीक है। और इस स्वीकृति के साथ ही सरकार की एक योजना है, उससे हम बोलते हैं फार्म पाउंड योजना। फार्म जो पाउंड योजना है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसी फार्म पाउंड योजना के तहत जो 5 लाख भूमिहीन श्रमिक हैं, ठीक है, सॉरी, हम यहाँ पे फार्म पाउंड योजना की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ये गलतियां हो जाती है छोटी छोटी, तो ध्यान रखना है। वापिस सुधार भी कर लेता हूँ, तो इसी को बात नहीं है, मैं सुधार कर रहा हूँ वापिस। तो यहाँ पे हम बात कुछ अलग कर रहे हैं, किसानों की उन्नति के लिए कर रहे हैं। सरकार ने 592 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो भूमिहीन श्रमिक हैं, भूमिहीन जो श्रमिक हैं, उनके लिए सरकार क्या चाह रही है कि जो हस्तचालित कृषि यंत्र है, यानी हैंड मैनुअल हम उसको बोलेंगे, जिसे ये मैनुअल चलेंगे, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो इस सरकार हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए, अभी राशि कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये राशि जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो राशि कितनी है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। तो राशि कितनी है, ये 5,000 रुपए है प्रति परिवार, ये आपको ध्यान रखना है। इतना ग्रांट मिलेगा इसके लिए, हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए। साथ ही जो कृषि ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं, उनको 1000 ड्रोन है तो 4 लाख का अनुदान मिलेगा। तो 1000 ड्रोन, टोटल 1000 ड्रोन वितरण किया जाएगा, टोटल 1000 ड्रोन का वितरण किया जाएगा और उसके लिए 4 लाख रुपए सरकार दे देगी, ठीक है। अब जो भी इसको इंप्लीमेंट करेगा वो 4 लाख रुपए का 1000 ड्रोन खरीदेगा और बांट देगा बच्चों को। तो ये है स्कीम। तो इतना ध्यान रखना, राशि याद रखना, काउंटिंग याद रखना, बस ड्रोन 4 लाख रुपए दे रहे हैं, 4 लाख याद नहीं रखोगे तो भी 1000 ड्रोन याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा आप ये 1000 ड्रोन याद रख लेना, उसके अलावा आप 5,000 रुपए तो जरूर याद रखना, हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए मिल रहे हैं प्रति परिवार, इतना तो जरूर याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं, जो पिछली बार हम जब बात कर रहे थे तो पिछली बार क्या हुआ था, ग्रामीण ओलंपिक, ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक हुए थे और शहरी ओलंपिक हो ही नहीं पाए थे। शहरी ओलंपिक यहाँ पे नहीं हो पाए थे पिछली बार, लेकिन इस बार सरकार ने वादा किया है कि हम ग्रामीण भी करेंगे और शहरी भी करेंगे। और पिछली बार खेल अलग थे, इस बार खेल अलग है, आपको पता होगा। साथियों, अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है और शहरी ओलंपिक खेल है। पिछली बार हमें ये पता है, आप सभी भी इस जानकारी से विदित हैं कि पिछली बार जो है वो शहरी ओलंपिक हो नहीं पाए थे, शहरी ओलंपिक हो ही नहीं पाए थे। लेकिन इस बार सरकार ने वादा किया है कि हम शहरी भी करवाएंगे और ग्रामीण भी करवाएंगे। आपको तो इतनी बात पता होनी चाहिए कि शुरुआत कब से हो रही है, तो 23 जून से ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हो रही है वो पता होना चाहिए। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि खेल दिवस प्रतिवर्ष कब आता है, 29 अगस्त को आता है। अब हम बात करें यहाँ पे तो ग्रामीण और शहरी इन खेलों को दो कैटेगरी में बांट दे तो सबसे पहले जो ग्रामीण खेल है, अब ग्रामीण ओलंपिक में कौन कौन से खेल शामिल होने वाले हैं, तो ये मुख्य रूप से 7 खेल है जो ग्रामीण में शामिल होंगे। किसमें शामिल होंगे, ये ग्रामीण का हिस्सा है।
जबकि शहरी का हम आगे देख लेंगे। तो ग्रामीण में कौन कौन से हैं? कबड्डी है, खो खो है महिला वर्ग में, शूटिंग बॉल है पुरुष वर्ग में, टेनिस बॉल क्रिकेट है, फुटबॉल है और वॉलीबॉल है, और रस्साकसी ये महिला वर्ग में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फुटबॉल है वो पिछली बार एग्जामिनर ने दिमाग खराब कर दिया था बच्चों का, क्योंकि बार बार पूछा फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल था नहीं। लेकिन इस बार के ओलंपिक में फुटबॉल भी शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल भी इस बार शामिल है। तो ग्रामीण जो ओलंपिक है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या शामिल है? एक तो कबड्डी शामिल है, एक खो खो शामिल है, शूटिंग बॉल शामिल है, और टेनिस बॉल क्रिकेट शामिल है, और फुटबॉल और वॉलीबॉल और रस्साकसी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनो मेरी बात, गौर करो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक तो हम जो खेल पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, ये 7 खेल ग्रामीण से रिलेटेड है। पहली बात ये ग्रामीण वाली श्रेणी है, और उसमें भी आपको खो खो याद रखना महिला वर्ग का है, शूटिंग बॉल याद रखना पुरुष वर्ग का ही है, रस्साकसी महिला वर्ग की है। ठीक है, तो ये जो गेम है ना, खो खो, रस्साकसी, ये हल्के गेम है, ये हल्के गेम महिला ही खेलेगी। इसे याद रखने के लिए मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, किसी भी लिंग आधारित भेदभाव को मैं समर्थन भी नहीं करता और नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमारे समाज का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, समाज को समझने में आसानी होती है ऐसे कि एक तो रस्साकसी और दूसरा जो है वो खो खो, ये महिला वर्ग के गेम है। ठीक है, उसके अलावा शूटिंग, शूटिंग तो भाई ठीक है, या तो शूटिंग का जो चैंपियन था, ठीक है, वो करणी सिंह ही था, करणी सिंह बीकानेर का, आपको पता है ना, या फिर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कोई आदमी खेलेगा? पहले भी आदमी खेले, फेमस था हमारा करणी सिंह बीकानेर वाला, और करणी सिंह शूटिंग रेंज भी है आपको पता हो तो। ठीक है, कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, करणी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ पर स्थित है। अब हम यहाँ बात करेंगे जो शहरी हैं, वो शहरी वाली कैटेगरी देखनी है, शहरी ओलंपिक में कौन कौन से गेम शामिल हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो शहरी हैं उसमें मुख्य रूप से कबड्डी शामिल है, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो महिला वर्ग, फुटबॉल पुरुष वर्ग। ठीक है, अब वहां पे फुटबॉल कॉमन था ग्रामीण में, लेकिन शहरों में फुटबॉल को पुरुष वर्ग कर दिया। देखो बहुत माइन्यूट चेंज है, समझना। खो खो ग्रामीण में भी महिलाओं के लिए ही है खो खो, और शहरी में भी महिलाओं के लिए खो खो, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी नहीं। लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा? फुटबॉल में हो जाएगा। फुटबॉल ग्रामीण और शहरी दोनों में खेला जा रहा फुटबॉल, लेकिन शहर में सिर्फ फुटबॉल पुरुष ही खेलेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। फिर वॉलीबॉल, अब एथलेटिक्स इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स भैया आप देखो ना, एथलेटिक्स 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर में खेला तो जाएगा, लेकिन ये ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ है। किसमें शामिल नहीं हुआ है? ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल दोनों में कॉमन है। तो इतनी बातें ऐसे इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में भी आएगी, याद भी रहेगी और काम आ जाएगा आपके। ठीक है, एग्जाम में इतना ही पूछता है वो, एक तो आपको फुटबॉल देके, एक तो आपको फुटबॉल देके कंफ्यूज करेगा। तो आपको ध्यान रखना, ग्रामीण में तो दोनों खेलेंगे, महिला भी खेलेंगे और पुरुष भी खेलेंगे। ठीक है, मेल भी खेलेगा और फीमेल भी खेलेगी, जबकि शहरों में सिर्फ मेल खेलेगा, इसे याद रख लेना। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, राजस्थान जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग है, RIAL, ये कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए जयपुर में है। कहाँ है ये? कहाँ है? जयपुर में है, पहली खबर ये है। और उसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसके लिए 421 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है। तो आपको तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो RIAL है वो जयपुर में अवस्थित है। आप मुझे बताएंगे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस जो लर्निंग है वो तो जयपुर में ही है, और जयपुर में अभी क्या क्या है? ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है कि जयपुर में हाल ही में OPD टावर, ठीक है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय,
अब बाबा आमटे तो पहला दिव्यांग से रिलेटेड विश्वविद्यालय था, ये जयपुर में है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो महात्मा गांधी दिव्यांग से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय हैं वो जोधपुर में है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य में जो अपराध होते हैं, ठीक है, और कभी कभी बहुत बार आपने सुना होगा कि अपराध जब भी कोई होता है, ठीक है, और अपराधी गिरफ्तार होता है, तो उस अपराधी को पकड़ने के लिए आम जनता को कुछ प्रलोभन दिया जाता है, सरकार द्वारा कुछ प्रलोभन दिया जाता है। उसी प्रलोभन में क्या होता है कि जो अधिकारी है, अधिकारी वर्ग है हमारा, उसको क्या है, एक लिमिट होती है कि आप कितना रुपया, ठीक है, मतलब अधिकृत कर सकते हो किसी भी इनामी राशि के रूप में। गिरफ्तारी के लिए इनामी राशि के रूप में कितना रुपया अधिकृत कर सकते हो, तो अभी लिमिट बढ़ाई है। देखो ये पहले लिमिट 2013 वाली लिमिट थी, लास्ट अंतिम बार जो हमने लिमिट बढ़ाई थी, ये जो वर्तमान में थी मौजूद, वो 2013 में बढ़ाई थी, लेकिन अब हमने इसको भी इंक्रीज कर दिया। तो अब कितना किया, तो भाई जो पुलिस महानिदेशक होता है उसको ये 5 लाख की सीमा है। पुलिस महानिदेशक को ये कितनी सीमा है, 5 लाख की। वहीं जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होता है उसको 1 लाख रुपया, मतलब वो 1 लाख रुपया की इनामी राशि घोषित कर सकता है। वहीं जो पुलिस रेंज का महानिरीक्षक होता है वो 50,000 रुपए घोषित कर सकता है। और साथ ही जो जिला का पुलिस अधीक्षक होता है, यानी हम एसपी बोलते हैं जिसे, और पुलिस महानिदेशक को हम बोलते हैं डीजीपी। ठीक है, तो एसपी जो होता है वो भी कितने कर सकता है, 25,000। आपको तो दो याद रखना, आप मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा आपको क्या करना, सिंपल सा दो ही याद रखना आपको। एक का तो आप याद रखेंगे डीजीपी का, और एक एसपी का याद रखेंगे। एसपी के पास जो है 25,000 की लिमिट है, और इसके पास जो है 5 लाख की लिमिट है। इतना याद रखेंगे। और जो पुलिस रेंज का महानिरीक्षक होता है, पुलिस रेंज का महानिरीक्षक जो होता है, पुलिस रेंज वाला जो अधिकारी होता है महानिरीक्षक, ठीक है, इसको होती है 50,000 की लिमिट। तो ये 3 लिमिट याद रख लेना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो आपको। जनरली मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछेगा यार, आप इस चीज को फोकस करिए। बहुत सारे एजुकेटर होते हैं, वो पढ़ाते तो बहुत सारा है, इतना कंटेंट पढ़ाते हैं, बच्चा उस कंटेंट को पढ़ने में अपना जो मेन कंटेंट होता है, मेन स्ट्रीम जो होती है, आप क्या करते हो, ये 4 न्यूज हैं, ठीक है, ABCD। अब उसमें आप क्या, मुझे लगता है कि ये दूसरी न्यूज और चौथी न्यूज ही इंपॉर्टेंट थी। आपने क्या किया, सब न्यूज के पढ़ने के चक्कर में इसका जो इंपॉर्टेंस था वो खत्म कर दिया, और इसका भी इंपॉर्टेंस आपने खत्म कर दिया, दूसरी और चौथी का। तो आपने इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, ध्यान नहीं रख पाए, इतना पढ़ा नहीं, बार बार रिविजन नहीं किया, आपने इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, मेहनत कर दी। तो यार मेरे हिसाब से जो एजुकेटर होता है उसका ये भी एक मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम से कम बच्चों को वो न्यूज या वो जानकारी ज्यादा पहले प्रोवाइड करवाएं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि डीजीपी की आपको एक पूछ लेगा इनामी राशि की जो लिमिट है 5 लाख, और एसपी की पूछेगा मैक्सिमम 25,000। इतना ही ध्यान रखना मेरे हिसाब से। फिर डिग्गी और फॉर्न पाउंड और इनके लिए ये जो सरकार अनुदान देती है, ग्रांट देती है, वो ग्रांट कितनी है, तो ये ग्रांट पहले जो है वो 30,000 थी, अब इसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 50,000 कर दिया। यानी सरकार अब 50,000 रुपए देगी फार्म पाउंड के लिए। साथ ही जो SC ST हैं, ठीक है, SC और जो ST कम्युनिटी है उसको 10% एक्स्ट्रा अनुदान मिलेगा। ठीक है, 10% का मतलब क्या हो गया, 5,000 रुपए हो गए, यानी 55,000 हो जाएंगे। तो 55,000 रुपए SC ST को मिल जाएंगे और 50 रुपए सामान्य वर्ग को मिल जाएंगे। वहीं ये बात कर रहा है कि जो प्लास्टिक लाइनिंग है या फार्म बाउंड है, ठीक है, प्लास्टिक लाइनिंग फार्म बाउंड है, ये अलग, मतलब प्लास्टिक बिछा देते हैं और पानी भर देते हैं ऊपर, वैसा कुछ। तो उसके लिए 1,20,000 रुपए, पहले 90,000 रुपए था, उसको कर दिया है 1,90,000 से ये कर दिया है 1,00,000। आपको इतनी जानकारी रखनी है। फार्म बाउंड के लिए 30,000 की लिमिट को
50,000 कर दिया। SC ST की ये लिमिट जो है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 10% एक्स्ट्रा हो जाएगी। 50 में 50 का 10% निकाल के आप बता देना। और जो लाइनिंग है, प्लास्टिक लाइनिंग, वो वाला फार्म बाउंड है, उसके लिए 1,20,000। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब मुझे बताओ, संरक्षित जो खेती है उसके लिए अनुदान जरूरी है कि नहीं है? पर्यावरण का संरक्षण करना, तो इनके लिए खेती, इस प्रकार की खेती को भी हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, सरकार को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस के इसके लिए जो भी आवश्यक टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए हम सरकार जो क्या करती है, अनुदान देती है। जैसे प्लास्टिक मल्चिंग हो गई, लो टनल हो गया, शेड नेट हो गई, ग्रीन हाउस हो गया, ये सब जो है कहीं ना कहीं संरक्षित खेती के करने के जो साधन है, संरक्षित खेती करने के लिए साधन जो है वो मुख्य रूप से यही है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार ने 60,000 किसानों को इसका लाभ देने का प्रस्ताव मंजूर किया है, और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा बात, सिंपल सी बात, संरक्षित खेती 60,000, 1,000 करोड़ का ग्रांट, 1,000 रुपए आवंटन हो गया है, और साथ ही 60,000 लोगों को, 60,000 पीपुल, ठीक है, जनता कितनी है, 60,000 किसान है इसमें शामिल, ये याद रखना, अकाउंटिंग याद रखना। 60,000 पैसे कितने आवंटित हुए कोई ध्यान नहीं रखता, लेकिन आपको 60,000 किसानों को मिलने वाला है संरक्षित खेती के लिए अनुदान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट न्यूज, किसान को जो है निशुल्क बीज वितरण, और मुख्यमंत्री जो बीज स्वावलंबन योजना है हमारी, जो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन जो योजना है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि 15 करोड़ की लागत से 1.25 किसानों को ये 1.25 CR होगा, है ना? मेरे हिसाब से 1,25,000 होगा। एक सेकंड रुकिए आप, मैं आपको इसकी जानकारी भी दे देता हूं। हाँ, 1.25 लाख से अधिक जो किसान है उनको लाभ मिलने वाला। तो ये 15 करोड़ की लागत से 1.25 लाख से अधिक किसानों को जो है 35,000 क्विंटल बीजों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बीज जो स्वावलंबन योजना है, इसके तहत क्या किया जा रहा है, बीजों का आवंटन किया जा रहा है। तो इसका जो मुख्य ध्येय है, वो ध्येय क्या है, मुख्य ध्येय यही है कि जो किसान है उस किसान को अच्छा बीज मिले, हाइब्रिड बीज मिले, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। और आपसे कोई इसकी डेट पूछे ना कि डेट ये कब आरंभ हुआ है, ये योजना कब आरंभ हुई है, तो योजना 2017 और 18 की योजना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2017-18 में शुरू हुई थी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसी के तहत, ठीक है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो वहन होगा कृषक कल्याण कोष। आपको पता है कृषक कल्याण कोष भी है राजस्थान में, ठीक है। और कृषक कल्याण कोष में जो सरकार अभी राशि है, उस राशि में वृद्धि की बजट 2023-24 में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले कृषक कल्याण कोष में जो लिमिट थी वो 500 करोड़ थी, अब ये कितनी हो गई, 7500 करोड़ हो गई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट योजना की तरफ मूव ऑन करते हैं। और इसके बारे में देखो, अब परेशान नहीं होना कौन कौन सी चीज शामिल हो रही है बीज में। गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मोठ हो गया, उड़द हो गया, ठीक है, मूंग हो गए। तो याद रखने के लिए याद रख सकते हो, लेकिन इतना अपना दिमाग खराब नहीं करना। चीजें, कंटेंट बहुत सारा कुछ, सब कुछ पढ़ना है आपको। लेकिन अब आपको लास्ट टाइम में जाते जाते
या जब भी आप पढ़ो, आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप इसको भी देख लेना एक बार, ठीक है, देख लेना, मैं कह रहा हूँ देख लेना। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो यहाँ रखना है, कृषक कल्याण कोष से इसका वहन होगा और ये योजना 17-18 की है। बस इतना अगर ध्यान रख लेंगे तो चल जाएगा। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट है जो आरटीई है। अब मैं आरटीई का आपको बेसिक जो है वो बताता हूं। जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट आया, आपको शायद पता होगा आरटी के बारे में। मतलब मुझे नहीं लगता कि आरटी के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या क्या ध्यान होना चाहिए आरटी के बारे में, मुझे अगर बेसिक जानकारी आपको देनी हो तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए आरटी के बारे में। तो सबसे पहले, ठीक है, एक्ट कब आया? एक्ट 2002 का है। उसके अलावा ये अनुच्छेद 21A में उल्लेख है, जहां 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इतनी बातें आपको पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जो राजस्थान सरकार है वो क्या कर रही है इस आरटीई को लेकर। देखो केंद्र सरकार जो है वो कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। लेकिन राजस्थान ने कहा ना, हम क्या करते हैं, हम जो इस दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार ने अपने खुद के खर्चे पर, राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने खुद के खर्चे पर पिछले बजट में 9वीं से 12वीं तक की जो बालिका थी उसको फ्री में एजुकेशन देने का एक प्रावधान कर दिया था। और इस बार बजट में 9वीं से 12वीं तक के जो बॉयज हैं, ठीक है, उनको पिछली बार गर्ल्स और इस बार बॉयज को भी इसमें फ्री एजुकेशन, यानी 9वीं से 12वीं तक का जो एजुकेशन होता है वो फ्री करवा दिया। तो ये बेहतर खबर है, ठीक है, ताकि कोई जो पिछड़ा है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, उसके लिए तो एक बेहतर उपाय है। तो यही है, ये आरटी में क्या है कि 12वीं तक का जो 8वीं तक तो सरकार, केंद्र सरकार दे रही थी हमें फ्री, लेकिन हमने 9वीं से 12वीं तक पहले गर्ल्स का किया था बजट 2022-23 में, और इस बजट 23-24 में हमने उस दायरे को और बढ़ाते हुए लड़कों के लिए भी प्रावधान कर दिया फ्री एजुकेशन का, और लिमिट है 9वीं से 12वीं तक, ठीक है। अब हम बात करें महिला निधि ऋण की। महिला निधि ऋण क्या है? महिला निधि ऋण, देखो महिला निधि ऋण में क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? स्वयं सहायता समूह। इसमें क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई होती है और सभी के जो हित होते हैं वो हित क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जहां हित एक समान हो वो बन जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब स्वयं सहायता समूह में 8% ब्याज पर आपको 1 लाख रुपए ऋण मिलेगा। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। 8% ब्याज की राशि होगी, 1 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, 2 वर्षों के लिए मिलेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है मुझे बताओ। महिला निधि ऋण में आपको सिंपल सा दर क्या है, आपको पूछ लेगा ऑप्शन बना के ABCD की ब्याज की दर क्या है, तो आप बता देंगे 8% है। अच्छा बताओ कितने समय के लिए मिलता है? 1 वर्ष के लिए मिलता है, सॉरी 2 वर्षों के लिए मिलता है, ठीक है। थोड़ा गलती नहीं करनी आपको, ऐसी गलती होगी आपको, ठीक है। 2 वर्षों के लिए मिलता है। कितना मिलता है? तो 1 लाख रुपए में मिलता है। बस 3 चीजें तो ध्यान रखनी है आपको। और किसको मिलता है? किसी महिला, एकल महिला को नहीं मिलता, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलता है, ताकि वो कुछ बिजनेस कर सके, ठीक है, बिजनेस, और बिजनेस के माध्यम से वो अपना जो आर्थिक पक्ष है उसको मजबूत कर सके। हमारा समाज कैसा है हमें ये पता है, हमारे समाज में जो महिला है उनका आर्थिक आधार मजबूत नहीं है। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जब जब आपका आर्थिक पक्ष कमजोर होगा ना, जब आपका आर्थिक पक्ष कमजोर होगा तो हमारा आर्थिक पक्ष ही हमारा जो सामाजिक पक्ष है, हमारी जो सांस्कृतिक पक्ष है, ठीक है, और राजनीतिक पक्ष है, इन पक्ष को भी कमजोर करने का काम करता है। तो आर्थिक पक्ष को मजबूत करना और महिलाओं को सेल्फ डिराइव्ड या इंडिपेंडेंट बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं हम बात करें
अंतिम रूप से आज की जो अंतिम न्यूज़ है, खबरें, तो इस न्यूज़ की, इसके बाद में हम एक और लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हमारा पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम ये है कि जो सुखद दाम्पत्य योजना है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सुखद दाम्पत्य जो योजना है, ठीक है, उसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि जो सुखद दाम्पत्य योजना है ये 1997 की योजना है। कब की है? 1997 की। इस योजना के अंतर्गत आपको किसी विशेष योग्यजन से आप शादी करते हो, यानी कोई डिसेबल पर्सन है, ठीक है, कोई डिसेबल पर्सन है और उससे आप अगर शादी करते हो तो सरकार आपको 5 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी और 80% या उससे अधिक जो डिसेबल हैं, अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया और है, 5 लाख तो ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट डालिए, ये 5 लाख कब मिलेगी आपको? ये 5 लाख तो ठीक है, 5 लाख तो समझ आ गया, 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन देखो डिसेबिलिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कोई 40% होता है, कोई 80%। अब ये 80% जो होता है हायर ग्रेड है, यानी ज्यादा डिसेबल है, तो ये जो है ये इनके लिए है। 80% से ज्यादा जो डिसेबल होता है उसको मिलेंगे 5 लाख। ये पहले राशि थी 50,000, अब है 5 लाख। तो आपको ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राशि कितनी है आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, 5 लाख राशि, आपको ये पता होना चाहिए। और योजना कब की है? तो 1997 की योजना है, 1997 की योजना है। 5 लाख रुपए सहायता राशि मिलती है और कितने परसेंट डिसेबल होना चाहिए? 80% या उससे अधिक, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी तरह हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए और इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, मजा करिए आप, ठीक है, खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।